यानी रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम्बादा। रॉकी डेजर्ट को क्या कहा जाता है, हम्बादा कहा जाता है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश में एरो देख के नीचे लिखना है पथरीला मरुस्थल यानी रॉकी डेजर्ट जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बादा कहते हैं। और जो बालू का युक्त लिखा हुआ हमने उसके नीचे एरो देख के लिखना, पवन मिट्टी निक्षेपण, पवन मिट्टी निक्षेपण। नहीं आया समझ में, अब क्या करें, वापस लेते हैं। हाँ ये युक्त में लिखना है। हम क्या ले रहे हैं देखो, शुष्क मरुस्थल, इसको हमने दो भागों में बांटा, बालू का युक्त प्रदेश और एक है आपके बालू का मुक्त। बालू का युक्त प्रदेश तो कितना है 58.5% भाग पर, और ये 41.5% भाग पर। बालू का मुक्त प्रदेश, इसके नीचे आपको एरो देके लिखना था पथरीला मरुस्थल जिसे हम क्या कहेंगे, अम्बादा। ये किसकी खासियत है, बालू का मुक्त प्रदेश की, यानी शुष्क मरुस्थल में ही एक ऐसा पार्ट है जहां पर रेत के टीले नहीं होकर क्या पाया जाता है, चट्टाने या फिर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम हम्बादा कहते हैं। और यहाँ पर बालू का मुक्त प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप जिसमें पवन, पवन क्या करती है, मिट्टी का निक्षेप यानी डिपोजिशन करती है, और डिपोजिशन से क्या बनते हैं आपके, बालू का स्तूप बनते हैं। अब है क्लियर, बनाओ जल्दी से, एक आप है ना लिखते नहीं हो बराबर, मेरा वेट करते हो कि सर खत्म कब करें फिर लिखें, कंटिन्यू पहले लिख लिया करो। पहले ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, ये हम शुष्क मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल में क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी के जहां अलग अलग आकृतियां बनती है, ढेर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो वे प्रदेश जहां बालू का युक्त प्रदेश है, जहां काम क्या मिलते हैं, बालू का स्तूप मिलते हैं यानी टीले मिलते हैं, और इस शुष्क मरुस्थल में और क्या है, बालू का मुक्त प्रदेश जहां पर मिट्टी का अभाव पाया जाता है, जिसे हम रॉकी डेजर्ट या फिर पथरीला मरुस्थल या फिर इसे क्या कह सकते हैं, अम्बादा कहते हैं। ध्यान रखना इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब हेडिंग देके लिखो, बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार। इस पार्ट को ढंग से समझ लेना क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बालू का स्तूपों में। जिसमें पहला लिखे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी क्रिश्चियन शेप सैंड डून्स, क्या कहेंगे इसे, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या फिर क्रिश्चियन शेप बालू का स्तूप। हाँ इंग्लिश में इसको क्रिश्चियन शेप बोलते हैं। इसमें लिखे
यह बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक गतिशील होते हैं जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। क्या लिखा हमने? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो किस वजह से बनते हैं? हवा की तेज गति के कारण बनते हैं। जैसे मान लो ये पवन चल रही है और ये पवन चलती हुई क्या करती जाती है? मिट्टी को डिपॉजिट करती जाती है, और इधर वाला भाग क्या रहता है? खाली रहता है, और दो इसके जो भुजाएं होती है किनारे वाली, वो सींग के जैसे आगे निकली हुई रहती है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हाइट वाला, हाइट पूछिए तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की हाइट होती है कितनी? मिनिमम 10 से 20 मीटर। बनाओ एक बार ये डायग्राम। मीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। तो इतने छोटे छोटे बनेंगे हो 200 सेंटीमीटर के, है ना? ये लो, ये शेप बन गई आपके क्या? अर्धचंद्राकार, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? बरखान भी कहते हैं, इनको ध्यान रखना, बरखान। अर्धचंद्राकार बराबर बरखान। मुख्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं सिद्धार्थ? शेखावटी में। मुख्यतः शेखावटी में। और शेखावटी में अगर पूछ ले सर्वाधिक, शेखावटी में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शुरू में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और शेखावटी में भी और पूछ ले डीपली, शेखावटी में भी सबसे ज्यादा कहाँ है? भालेरी गांव। शेखावटी, भालेरी। हाँ बिल्कुल लिखा ना, देखिए रहा, अर्धचंद्राकार बराबर बरखान। बिल्कुल। और इसमें नोट देके लिख लेना, सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप। नुकसानदायक ऑब्लिक गतिशील बालू का स्तूप। इसमें ना और भी अगर नाम लिखने चाहो तो लिख लेना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मेनली तो शेखावटी एरिया आ गया। शेखावटी में भी कौन सा? चूरू। और चूरू में भी कौन सा? भालेरी। और जो शेखावटी एरिया में जो जो आ रहे हैं जैसे नीम का थाना, सिक्कर, ये सारे कहाँ आएंगे? शेखावटी एरिया में ही आएंगे। लिख लो साथ में, मैं लिखा देता हूँ, यहाँ लिख लेना नीचे। और नीम का थाना, सिक्कर, सूरतगढ़, लूणकरणसर आदि। और भी कुछ ऐड करना चाहो तो पूछे, पवन सम्मुख इनका ढाल कैसा होता है? उत्तल।
किसका? अर्धचंद्राकार या बरखान का। पवन के सम्मुख ढाल कैसा होता है? उत्तल, और विमुख अवतल। इसमें नहीं है, अलग आएगा, वो सब गलत पढ़ाते हैं। बनेगा सेम ही, सीप होता है वो इसका ठीक उल्टा होता है, हेयर पिन के जैसा। हाँ, वो अलग है। क्लियर है? हालांकि ऐसे ढालका वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए। पवन सम्मुख उत्तल, पवन विमुख अवतल ढाल। ये लिखने के बाद दूसरा लिखना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का, किसको? क्रिश्चियन शेप। चेकआउट में लिखा है ना मैंने? लिखा नहीं आपने? हाँ, नीम का थाना, सूरतगढ़, लूण, करणसर आदि। दूसरा है आपके बालू का स्तूप अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। बालू का स्तूप। देखो देखें, इसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ, या फिर जो पवनों की दिशा के समकोण पे बनते हैं, 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं। अब देखो, ये तो है पवन, पवन की डायरेक्शन है, और ये रहा इसका राइट एंगल इधर। तो इधर क्या हो रही है? मिट्टी का डिपोजिशन हो रहा है, तो ये बन रहा है देखो 90 डिग्री एंगल। तो हम इसे आगे और क्या लिखेंगे? राइट एंगल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? समकोण। जो पवनों की दिशा के राइट एंगल पर या फिर समकोण पर बने, ऐसे बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कह दो, या फिर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और ये सर्वाधिक पाए जाते कहाँ? बाड़मेर और जोधपुर में मुख्य थे। बाड़मेर व जोधपुर। ध्यान रखना, ज्यादातर गलत पढ़ाया जाता है कि पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं, वो ज्यादातर ये बता देते हैं। बरखान नहीं बनता है, ध्यान रखना। कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनता है, और वो भी कहाँ? पवन की दिशा के राइट एंगल पर। राइट एंगल पर जब मिट्टी डिपॉजिट होगी, ये पवन चलने की डायरेक्शन है, ये पवन चली, और पवन के राइट एंगल पर अगर मिट्टी का डिपोजिशन हो, तो ये बनता है क्या? समकोण। उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, या फिर ट्रांसवर्स बालू का स्तूप, जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर व जोधपुर में पाए जाते हैं। ऊपर वाला मिटा दूं, बरखान वाला या अर्धचंद्राकार वाला? तीसरा लेके अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या इसे और क्या कहेंगे हम? समानांतर रेखीय या लाइनर। समानांतर
रेखीय या लाइनर सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन किस में रहेगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। अनुप्रस्थ में तो ऐसे पकड़ना क्या है, ट्रांसवर्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, पवन के राइट एंगल पर, यानी या फिर पवन के समकोण, या समकोण को हम और क्या कह सकते हैं, वर्टिकल यानी लंबवत रूप में बनते हैं। जबकि अनुदैर्घ्य है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कहते हैं, या फिर अनुदैर्घ्य, समानांतर, रेखीय या फिर लाइनर बालू का स्तूप कहते हैं। और ये पवनों के क्या करते हैं, समानांतर या एक लाइन के रूप में बनते जाते हैं। जैसे मान लो ये पवन चल रही है, तो ये पवन की दिशा के क्या है, दोनों किनारों पर समानांतर चलते जाते हैं और मिट्टी का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। ऐसे बालू का स्तूप को हम क्या कहेंगे, रेखीय कह दो, समानांतर कह दो, अनुदैर्घ्य कह दो, लाइनर कह दो, या फिर लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, मुख्यतः जैसलमेर में, मुख्यतः जैसलमेर में। डेफिनेशन लिखाऊं क्या साथ में इनकी सबकी, हाइट नहीं होती इनकी, हाइट केवल किस में होती है, बरखान में होती है। इसलिए सबसे पहले बरखान या अर्धचंद्राकार लिया था हमने। ये तो पवनों के समानांतर बनते जाते हैं। जैसे मान लो पवन चल रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये पूरी पवन है, और पवन के दोनों किनारों पर सोइल का क्या होता जाता है, डिपोजिशन यानी निक्षेपण होता जाता है। और पवन चल रही है तो पवन के क्या बन रही है, समानांतर बन रहे हैं, एक लाइन के रूप में बन रहे हैं या रेखीय रूप में बन रहे हैं। इनको हम क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। फिर बता रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, यहाँ पर बुक्स या गाइड में से पढ़ोगे तो 101% कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट लिखो 4 नंबर पे, स्टार या तारा बालू का स्तूप। चौथा है तारा बालू का स्तूप, जिसे हम स्टार सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। इसमें लिखो, पहले एक लाइन लिख लो, जब हवाएं रेतीले मरुस्थल में अनियमित रूप से चलती है, जब हवाएं रेतीले मरुस्थल में अनियमित रूप से चलती है तो तारानुमा या तारा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। देखो क्या लिखा है हमने, जब रेतीले मरुस्थल में हवाएं अनियमित रूप से यानी एक दिशा से नहीं चलकर चारों दिशाओं से चलती है, यानी बार बार अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है, तब एक स्टार नुमा सैंड ड्यून्स की संरचना होती है। उसे क्या कहेंगे सिद्धार्थ, तारा बालू का स्तूप कहेंगे। अब मान लो कभी कभार क्या होता है, हाँ ध्यान रखना, कम से कम 3 भुजाएं उसकी होनी चाहिए। किसकी, 3 या 3 से अधिक अगर भुजाएं होगी तो ही हम उसे क्या कहेंगे, तारा बालू का स्तूप। तो देख लो, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये, और एक भुजा ये। तो लिख लो इसमें कम से कम 3 या अधिक भुजाओं वाले बालू का स्तूप को तारा बालू का स्तूप
कहते हैं। कम से कम 3 भुजाएं या अधिक भुजाओं वाले बालू का स्तूप को तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब देखो यहां तो समझने में तो अपने को आसानी है। अगर आप में से किसी का आरएस फ्री हो जाता है तो वहां पर 15 वर्ड यानी 15 क्वेश्चन पे ऊपर लिखिए तारा बालू का स्तूप की डेफिनेशन लिखिए। तो हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा सिद्धार्थ कि कम से कम 3 भुजाएं या 3 से अधिक होगी तो ही उसे हम क्या कहेंगे, तारा बालू का स्तूप कहेंगे। अगर मान लो ये भुजा नहीं होगी, 2 ही भुजा है, तो इसे हम तारा बालू का स्तूप नहीं कहेंगे। कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। और इसमें देख लो खूब है, 1 है, 2, 3, 4 और 5 है। 3 से अधिक रहेगी, 3 से नीचे आएगी तो वो तारा बालू का स्तूप नहीं कहलाएगा। हाँ, इसमें लिख लेना तारा बालू के स्तूप में ये अधिकतर जैसलमेर, यह है अधिकतर जैसलमेर, ब्रैकेट में लिखना मोहनगढ़ पोखरण, मोहनगढ़ पोखरण, हाँ ये दोनों एरिया कहाँ है, जैसलमेर में, ब्रैकेट बंद, तथा सूरतगढ़, सूरतगढ़ ब्रैकेट में लिख लेना गंगानगर में पाए जाते हैं। और ये 2018 वाले जो फर्स्ट ग्रेड का जीके का एग्जाम होता उसमें पूछा गया था ये सवाल, तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन जैसलमेर का तो था ही नहीं, केवल क्या था, सूरतगढ़। ध्यान रखना ऐसा सवाल आया हुआ है, इसलिए साथ साथ में हम कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं उनके नाम भी लिख रहे हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो पैराबोलिक या प्रवलयिक, पैराबोलिक या बालू का स्तूप। पांचवा है आपके पैराबोलिक के दो या फिर परवलयिक बालू का स्तूप के दो। ये कैसे बनते हैं देखो, लिखो यह बरखान के विपरीत होते हैं, यह बरखान के विपरीत होते हैं। यह बरखान के विपरीत होते हैं तथा बालों के क्लिप जैसे, बालों के क्लिप जैसे बालू का स्तूप को पैराबोलिक, पैराबोलिक रूप में जाना जाता है। या फिर ये तो क्या था, बरखान या अर्धचंद्राकार। और क्या दिख रहा है इसमें, बरखान की जो भुजाएं हैं वो आगे से थोड़ी संकीर्ण होती है, लेकिन पैराबोलिक या हेयरपिन की भुजाएं आगे से ज्यादा संकीर्ण नहीं होती है। या फिर अगर इसे उल्टा बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, हेयरपिन जैसा, बालों में लगाते ना महिलाएं या लड़कियां, उसके जैसी इसकी आकृति होती है। तो ध्यान रखना पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, हेयरपिन बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और ये बनते कैसे हैं, बरखान के ठीक विपरीत बनते हैं।
और नीचे इसी में स्टार देख लेना। इस आकार के बालों का स्तूप राजस्थान में अधिकतम है, यानी सबसे ज्यादा यही है। इस प्रकार के या इस आकार के बालों का स्तूप राज्य में अधिकतम है। देखो कंपेयर करते हुए लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरफ बरखान लिख लेना और बरखान का ठीक उल्टा, लेकिन उसकी थोड़ी भुजाओं को क्या करना, संकीर्ण कम रखना। इसकी तो भुजाएं देखो काफी डीपली आगे, लेकिन पैराबोलिक की क्या है, कम है। या फिर इसको उल्टा करें हम तो जैसे हेयर पिन जैसी इनकी आकृति होती है। अब बताओ मीनाक्षी, कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं है ना? गाइडों में बहुत गलत लिखा हुआ है, फिर बता रहा हूं। ये मैंने ऑन30 किताब में से लिखवाया आपको। चैलेंज कर सकते हो, कभी भी कह देना, हम अपन चैलेंज कर देंगे अगर ये सवाल आपका गलत कर दे तो। ठीक है ना सिद्धार्थ? ठीक है मामला। देखो उसमें क्या है, थोड़े डायग्राम अजीब से थे ना, तो अपन समझ पाते। हाँ बात वही कह रहा है जो हम कह रहे हैं, लेकिन डायग्राम उसके हाथ से बनाए हुए, लेकिन यहां समझने में आसानी होगी। कितने हो गए बालू का स्तूप? 5 हो गए। छठा लिखे, सीप। सीप में लिखे, बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो इस संरचना को सीप कहते हैं। ये बरखान है, तो बरखान निर्माण के दौरान अगर पवन की डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एकदम सीधी ने चल के क्या हो जाए, हल्की सी नीचे मुड़ जाए, तो बरखान की एक भुजा तो क्या रह जाती है, आगे रह जाती है, और इधर वाला भाग क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। और ज्यादातर गाइडों में क्या लिखा हुआ है कि बरखान का कटा फटा भाग ही क्या कहलाता है, सीप कहलाता है। नहीं, हमें लैंग्वेज में इसे लिखना पड़ेगा कि बरखान की एक भुजा आगे निकल जाती है और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, दब जाता है। तब बनी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, सीप बालू का स्तूप कहेंगे। नेक्स्ट लिखे 7वां, सब्र काफिज। सब्र काफिज, ऐसे लग रहा है किसी मुसलमान का नाम है ना। सब्र काफिज में लिखे, झाड़ियों व छोटी वनस्पति के पास, झाड़ियों व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप, झाड़ियों व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप सब्र काफिज कहलाते हैं। अब इसका डायग्राम आप कैसे समझोगे, जैसे मान लो कोई छोटी मोटी घास उगी हुई है और इस घास के क्या हो जाते हैं, आसपास ही कोई रेत के टीले बन जाते हैं। उन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, सब्र काफिज कहा जाता है। हालांकि आज तक ऐसा सवाल पूछा नहीं गया है, ध्यान रखना।
लास्ट निकले नेबका। हाँ, अब देखो सब्र का बीज तो क्या हो रहा था, वनस्पति या झाड़ियों के पास में बन रहे थे, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कौन, नेबका। जब वनस्पति या छोटी झाड़ियों के चारों ओर बालू का स्तूप बने तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, नेबका कहेंगे। लेकिन इसमें वनस्पति या झाड़ियों के पीछे, वनस्पति या झाड़ियों के पीछे या चारों ओर बनने वाले स्तूप नेबका कहलाते हैं। वापस बोल देता हूं, वनस्पति या झाड़ियों के पीछे या चारों ओर बनने वाले स्तूप नेबका कहलाते हैं। अब देखें ना तो इनके खूब सारे और हैं आगे एग्जाम्पल, लेकिन हमें इतने ही पढ़ना है। जैसे अवरोधी बालू का स्तूप आ जाएंगे, यानी जहां कहीं भी बीच में बैरियर या पहाड़ियां आ जाती है तो वहां पर भी हवाएं टकरा कर उनके फुटविल एरिया में क्या कर देती है, रेत को जमा कर देती है, तो उन्हें हम अवरोधी बालू का स्तूप कहेंगे। लेकिन मेनली अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बरखान में से, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ में से या फिर सीप में से आपके बन जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद बिल्कुल भी। बरखान का ठीक उल्टा कौन होता है, पेरोबोलिक या फिर परवलयक, जिसे हम हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहते हैं। मनफुल क्लियर है? फिर कह रहा हूं ज्यादा गाइडों में ध्यान मत देना, इस हिसाब से पढ़ लोगे तो इसमें से सवाल गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। हाँ, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे अलग अलग गाइड में से लेके तो फिर कंफ्यूजन पैदा होना ही है, ध्यान रखना। और एक बार कंफ्यूजन पैदा हो गया तो फिर आप किससे सही मानोगे कि सर ने ये लिखाया है, गाइड में ये लिखा हुआ है? नहीं, जो यहाँ लिखा दिया ना ऑलमोस्ट आपको 100% सही लिखाया जाएगा। कल लेंगे हम